नमस्कार 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 दोस्तों टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में आज 9वां राउंड खेला गया है। अभी चल रहा है, अभी भी कुछ मुकाबले चल रहे हैं। विदित का मैच चल रहा है, प्रज्ञानंदा का मैच चल रहा है। लेकिन आज विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने एक और जीत हासिल कर ली है और इस जीत के साथ जो है मैग्नस कार्लसन जो है अब अकेले लीड पर पहुंच गए। मतलब जो मामेदरोव के साथ उनकी लीड चल रही थी, ज्वाइंट शेयर लीड चल रही थी, वो अब एकल लीड पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ रेटिंग में भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी कर ली है 2.7 पॉइंट की, तो 2867 पे पहुंच गए। जो उनका टारगेट है 2900, पता नहीं वहाँ पहुँचते नहीं पहुँचते, लेकिन उस दिशा में बार बार प्रयास करते तो नज़र जो है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन आते हैं। आज क्या हुआ मुकाबले में? आज मुकाबले में मैग्नस कार्लसन के सामने मामेदरोव एक प्रकार से बेबस नजर आए। बेबस इसलिए कि यहाँ पर कार्लसन ने तो अच्छा खेल दिखाया, मामेदरोव कई मौक़ों पर कैलकुलेशन के मामले में कार्लसन के सामने टिक नहीं पाए। तो आइए देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ। इस मुकाबले में कार्लसन जो है यहाँ पर सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत D4 से की, नाइट F6, नाइट F3, D5, C4, E6 एंड यहाँ पर ओपन कैटलन मैग्नस कार्लसन जो लगातार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और इस ओपनिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलर बना रहे हैं मैग्नस कार्लसन। अब उन्होंने D/C4 मार दिया, ओके, बिशप G2। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मेन लाइन है वो है जैसे A6 है, नाइट C6 है, C5 है, बट यहाँ पर मामेदरोव ने चुनाव किया बिशप B4 लाइन का, जो अच्छी खासी खेली जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं है, ऐसा कुछ बहुत गेम है इसमें। बिशप D2 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन और जवाब देते हैं यहाँ पर मामेदरोव A5 से, ओके। कासल अभी भी देखिए वाइट को जो है उसकी पॉन कवर करनी है, लेकिन वाइट को उसकी चिंता नहीं है। वाइट खेलता है यहाँ पर E3। नाउ अब जो मामेदरोव यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करते हैं रुक A6, ये बहुत ही कम खेला जाता है। जो मेन लाइन है वो है B5 है यहाँ पर, या इसके अलावा नाइट C6 जो है वो खेला जाता है। लेकिन रुक A6 जो है हिस्ट्री में सिर्फ 2 गेम खेले गए। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन पर सामने वाले को खिलाते हो तो वहाँ पर आपसे एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। और ख़ासतौर पे जब आप मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कोई नई चाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर देखा जाएगा कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ, मतलब कितनी आपकी सटीकता रहती है जब आप इस तरह की चालें चलते हैं। तो रुक A6 खेला, ओके, ठीक है। कार्लसन यहाँ पे क्वीन C2 खेलते हैं, चुपचाप बोलते हैं कि भाई मेरे को जो C4 का पॉन है पहले तो वो रिकवर करना है। तो मामेदरोव बोलते हैं नो, नहीं करने दूंगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, अभी आप अगर ध्यान से देखें तो अगर मान लीजिए कि ब्लैक ये पॉन खा जाए, मतलब खा जाए, पचा जाए और डकार भी ना मारे, तो वाइट के लिए बहुत दिक्कत की काम है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो पाता है कैटलन में? अब यहाँ पे देखना ये है आपको कि एक चीज़ ये कि आपके ये 2 मोहरे अभी गेम पे निकले नहीं हैं, ठीक है। दूसरा जिस पे मैं एक चाल के बाद आपका ध्यान दिलाऊंगा, तो पहले तो मैग्नस कार्लसन ने इस स्ट्रक्चर को ही चैलेंज कर दिया कि भाई जिसके दम पे आप सपोर्ट लगा रहे हो C4 को, मैं उसी प्यादे को चैलेंज करता हूँ A4 खेल करके B5। अब ये वक्त है चुनाव का, ठीक है। एक तरीका होता है BA4 मार के खेलो। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो आपने पूरा प्लान किया था वो आपका स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया। तो ब्लैक को अगर ऐसे खेलना होता तो वो रुक A6 ही क्यों निकालता? तो ब्लैक ने जो चुनाव किया कार्लसन के सामने वो पॉन को बचाए रखने का, यहीं से जो है समस्या शुरू होती है। कार्लसन ने खेला नाइट C3। उन्होंने बोला ठीक है मैं फिर से B5 को चैलेंज करता हूँ, आपने C6 से सपोर्ट किया है। यहाँ पर मामेदरोव बोलते हैं ठीक है मैं रुक B6 से डिफेंड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे BD7 करके शायद डिफेंस किया जा सकता था और इससे आपके एक तो ये बिशप का प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नाइट E5 जंप करता, फिर आपको बिशप E8 खेलना पड़ता और रुक F1 के बाद भले एक पॉन है यहाँ पर मामेदरोव के पास, लेकिन पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि आपके पीसेस अंदर चले गए हैं। ये रुक का फ्यूचर क्या होगा, ये नाइट कभी भी निकलने में प्रॉब्लम, वही C6 का प्रॉब्लम, ये C5 B5 पे प्रॉब्लम जाएगा। तो बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन था और इसीलिए मामेदरोव ने खेला रुक B6, ओके, ताकि ज़रूरत पड़ने पर बिशप इधर भी आ सके, नाइट आ सके और एक तो B5 पे सपोर्ट लगा दिया। अब बोर्ड पे ये दिखेगा आपको कि डिफरेंस मैग्नस कार्लसन कैसे पोजीशन को जज करते हैं। उन्होंने देखा ठीक है क्वीन साइड पे संभाल लिया है यहाँ पर मामेदरोव ने। अब उन्होंने चुपचाप यहाँ पे मूव खेला E4। और ये जो मूव है ना, ये चुपचाप मूव नहीं है क्योंकि फ्यूचर में अब E5 आ रहा है, फ्यूचर में अब नाइट G5 आ रहा है, फ्यूचर में अब बिशप G5 आ रहा है। बहुत कुछ हो सकता है, किंग साइड राजा आपका अकेला पड़ सकता है क्योंकि सिर्फ घोड़ा है वहाँ पे। और एक बार E5 आ जाए तो ऐसा लगेगा जैसे सब ब्लॉक हो गया वहाँ पे, नाइट को भी हटना पड़ेगा। यहाँ पे जो सही चाल होनी चाहिए थी, जो कि एनालिसिस कहता है, वो है H6। यहाँ पे H6 अगर आता बोर्ड पर तो E5 अगर आता भी है तो नाइट D5 के बाद पोजीशन बैलेंस है, ठीक है। हालांकि जो मूव मामेदरोव ने काफ़ी सोच के खेला, करीब 9 मिनट लिए और बिशप E7 खेला, ये भी ठीक था।
कार्लसन ने E5 खेला और यहाँ पर मामेदरो जो है नाइट D5 खेलते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही कार्लसन A/B5 मारते हैं, मामेदरो जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में चूक जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे काफ़ी सोचा उन्होंने, करीब 15 मिनट सोचने के बाद मामेदरो यहाँ पर C/B5 मार देते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर वो नाइट B4 खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी तो वाइट ने सिर्फ अपना एक पॉन कवर किया, क्वीन बचाता, क्वीन E4 पे CB5, नाउ रुक इनटू A5। हो सकता है ब्लैक यहाँ वाइट अपना एक पॉन कवर कर लेता, बट नाइट D3 के बाद ब्लैक के लिए प्ले जो है वो अच्छा है, कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे वो बिशप और नाइट भी खेल पे आ जाएंगे। लेकिन मामेदरो को शायद चिंता हो रही थी उनके डेवलपमेंट की, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सोचने के बाद एक्सचेंज जो है उन्होंने यहाँ पर ऑफर किया ताकि उनका डेवलपमेंट शायद कवर हो जाए। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, नाइट इंटू D5, E/D5। इससे हुआ ये कि इस बिशप पे जान आ गई क्योंकि ये पॉन यहाँ से हट गया, ठीक है। लेकिन बिशप A5 के बाद यहाँ पे नाइट C6 एक और पीस भी निकल आता है बोर्ड पर, बट बिशप B6, क्वीन B6 के बाद यहाँ पे आप देखिए कि आप एक्सचेंज डाउन है यहाँ पर, मतलब कि मामेदरो एक्सचेंज डाउन है और कोई पॉन भी अप नहीं है, ठीक है। शायद मामेदरो का कैलकुलेशन में D4 का पॉन था और उनको पता था कि ये B4 आगे हो रहा है, तो उनको लगा डबल बिशप भी है, पीस भी अपना शायद एक आध पॉन और मिल जाए तो ये पोजीशन ठीक होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये कैलकुलेशन पे नहीं, शायद काफ़ी हद तक अंदाजे पे गेम खेला गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि इसके बाद जैसे कार्लसन ने रुक A8 खेला, और यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत ये हुई है कि नाइट D4 आ ही नहीं रहा था, क्योंकि नाइट D4, क्वीन D4 पर रुक D1 आता, क्वीन E5 जाएगा, लेकिन रुक इनटू D5 के बाद ये पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जा रही है वाइट की। थोड़ा और आगे कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ क्योंकि फोर्स मूव्स आ रहे हैं। क्वीन E1, सो बिशप F1 डिफेंड, अभी B5 मर रहा है तो उसको बचाने के लिए क्वीन B4 ओनली मूव है, एंड देन रुक B8। अभी आप देखिए कि B5 जो है वो बच ही नहीं रहा है, तो बिशप A6 ओनली मूव है, एंड देन रुक F8, बिशप F8 और क्वीन D2 के बाद यहाँ पे क्वीन अगर एक्सचेंज करेंगे ये क्लियर लूजिंग पोजीशन, और अगर क्वीन नहीं एक्सचेंज करके पीछे जाते हैं तो रुक D7 के बाद यहाँ पर जो पोजीशन है वो मैग्नस कार्लसन के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए शायद उनसे मिस हुआ कि D4 का पॉन उनको मिलेगा ही नहीं, और यहाँ पर उन्होंने खेला रुक A8, देन यहाँ पर H6 खेला, बट रुक FA1 आ गए, यहाँ पर बिशप E6 निकाला फाइनली, क्योंकि अगर यहाँ पर भी नाइट D4 जाएंगे तो वही वेरिएशन जो हमने जो कैलकुलेट किया था का पूरा वही वेरिएशन हो रहा है। सो बिशप E6, नाउ यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने क्वीन D1 खेल के D4 के पॉन को बचा लिया। अब ज़्यादा प्ले था नहीं यहाँ पे, अगर ब्लैक को कुछ भी साबित करना है, मतलब वाइट तो स्लो खेल सकता है, लेकिन अगर ब्लैक को कुछ भी यहाँ पे साबित करना है तो B4 खेलना ही पड़ेगा, यहाँ से कुछ शायद पासपोर्ट निकले, बट कार्लसन ने B3 खेला टाइमली, C3 करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि अगर C4 पे एक्सचेंज होगा D5 आएगा तो वैसे ही वो गेम खत्म हो रहा है। तो रुक एट E6 खेला, क्वीन C7, यहाँ पे नाइट E1 आए कार्लसन, ताकि नाइट को यहाँ से D3 से खिलाया जा सके, और फिर यहाँ पे भी आपके दोनों जगह सपोर्ट और प्रेशर आप बना सकते हैं। यहाँ पर F6 खेला इन्होंने, सो नाउ नाइट D3 यहाँ पर खेला गया मूव, एंड नाउ जो अभी समस्या ये है कि अगर आप नाइट D4 वगैरह खेलने के लिए जाएंगे मान लीजिए तो यहाँ पे ना रुक E6 जैसे मूव्स भी कभी भी आएंगे, और उसके बाद फिर BD5 भी आ रहा है, तो वो उतना काम कर नहीं रहा था मामेदरो के लिए। उन्होंने FE5 खेला, नाइट E5, और इसके बाद नाइट इंटू E5, और यहाँ पे मैग्नस कार्लसन खेलते हैं रुक E6, C2 पुश करते हैं। मेरे ख्याल से ये वेरिएशन शायद कैलकुलेट किया था यहाँ पर मामेदरो ने, बट जो चाल उनसे मिस हो गई वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वीन E1 के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। दरअसल रिजाइन क्यों कर दिया, उन्होंने शायद नाइट D3 सोचा था, लेकिन नाइट D3 पे क्या सोचा होगा कि अगर नाइट D3 पे अगर आप मान लीजिए कि क्वीन D2 जैसा कुछ खेल देते हैं, क्वीन D2 वगैरह में देखें तो आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम, इवन रुक F2 जैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना, और नाइट F2 के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो समस्या यहाँ, और उसके बाद C1 पे क्वीन भी बन रहा है, तो काफ़ी समस्या थी। क्वीन F1 जाते हैं तो नाइट F2 आ रहा था, क्वीन E2 जाते हैं तो क्वीन C3 आ रहा था, ये सारा पोजीशन ब्लैक के लिए अच्छा था। लेकिन जो मूव मिस हो गया मामेदरो से वो था बिशप इंटू D5, मतलब यहाँ पे क्वीन दे दिया जाएगा अपना, नाइट E1, तो उसके बाद रुक E7 डिस्कवर्ड चेक। अभी अगर किंग H8 जाते हैं सो रुक इंटू C7 के बाद देखिए गेम में कुछ बचेगा नहीं, तो जो BD5 मूव थी वो चाल मामेदरो से यहाँ पर मिस हो गई, और उसके बाद जैसे उसके बाद क्वीन E1 के बाद समझ गया कि कुछ, उनको लग गया कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे बोर्ड पे, कुछ बचेगा ही नहीं, नाइट D3 आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। तो एक अच्छा मैच मैग्नस कार्लसन के लिए, जहाँ पर वो सधे हुए अंदाज में खेलते रहे, जबकि मामेदरो जो है
कैलकुलेशन जो है उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। रुक ए6 जो उनका सिलेक्शन था मामेदोरोव का, वो शायद दाव सही पड़ा नहीं और कार्लसन एक्यूरेट खेलते रहे, उन्होंने अपने पीसेस निकालते रहे, पॉन की चिंता की नहीं। और ये जो नुकसान है खासतौर पे यहाँ पे नाइट b4 अगर खेलते मामेदोरोव तो गेम इंटरेस्टिंग होता, लेकिन शायद उनको अपने पीसेस की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मोरे खेल नहीं रहे, तो जो वेरिएशन उन्होंने चुना उस वेरिएशन में कार्लसन ने उनको कोई मौका दिया ही नहीं। तो दोस्तों एक अच्छी जीत मैग्नस कार्लसन की। इस जीत के साथ कार्लसन जो है अब एकल बढ़त पर टूर्नामेंट में आ चुके हैं और अभी तो फिलहाल उनको कोई रोकेगा तो उनको कोई रोक सकता है अगर, तो विदित गुजराती से मैच अभी उनका होना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो दोस्तों अपने सुझाव जरूर लिखें, जो भी आप सोचते हैं इन वीडियोस के बारे में जरूर नीचे लिखें। पिछले कुछ दिनों से मुझे पता है कि मेरे माइक में आपको बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है और उसका बैकग्राउंड मतलब कि ये जो हमिंग हो रहा है, इको हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैं जहाँ पर हूँ मेरे पास बेस्ट माइक नहीं है। कुछ दिनों बाद जब मैं भारत वापस पहुँच जाऊँगा तो मेरे माइक की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो ये वीडियो जरूर देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।